हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया विद कुछ सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स को भी हमने देखे कि भाई किस तरह के सवाल आते हैं नीट में, कैसे क्वेश्चंस अटैक किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। नाउ आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के बेसिस पे इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर भी नीट को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर का मूड बढ़िया रहा तो हर हाल में 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। मतलब इस कंप्लीट यूनिट से 3 चैप्टर होते हैं, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमोलिक्यूल और तीसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस तीनों चैप्टर को मिला करके इस पर्टिकुलर यूनिट से नीट में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कोशिश होती है उनकी कि भाई कहीं से भी वो उठा सकते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है किसी चैप्टर से उठाएंगे या बायोमोलिक्यूल से ही लेंगे या सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ही लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में इस यूनिट से। तो ये जो चैप्टर है एज द टर्म इंडिकेट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उससे आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे सेल के बारे में बताया गया है और हम लोग क्या करेंगे, इस सेल से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, सेल के बारे में सोचते जाएंगे, कुछ सवाल हम अपने दिमाग में राइज करेंगे और उसके बाद जब हमें कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएंगे, जब हम कुछ क्वेश्चंस को सोच पाएंगे तो उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर से। जैसा सबसे पहला सवाल जो आता है अपने दिमाग में कि ये सेल है क्या और यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तो ये लेकर के इस सवाल को समझने के लिए आप फाउंडेशन कोर्स के भी मैंने हम लोगों ने कुछ वीडियोस ड्रॉप किए हैं यूट्यूब पे, आप वहां भी देख सकते हैं। जो फाउंडेशन कोर्सेज में हैं वहां पे हम लोगों ने इसको कवर किया है अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं कि जब हम सेल को डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन द सेल, अ वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम यूज करेंगे, इसे कहते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। तो सेल को हमने बताया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर हमने क्यों कहा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप बॉडी देखते हैं तो वहां पे उनके लिए जो स्ट्रक्चर, जो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी जो बनी होती है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो कंप्लीटली उसकी स्ट्रक्चर कहलाती है। एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द सेल। नाउ व्हाई वी यूज द टर्म फंक्शनल। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल जो भी फंक्शन करेगी वो हर एक फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवन एक शब्द में कहें तो लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर सेल फंक्शनल नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली वहां पे खुद को सरवाइव नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट में। तो उस इन्वायरमेंट में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सेल की जरूरत होती है और उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी सेल ही डिफाइन करता है, सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमने ये यूज किया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिफोर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि इस चैप्टर में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम तो ये तो एक तरह के उनकी बाउंड्री हो गई, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या फिर एनिमल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने फाउंडेशन कोर्स का जो हमारा
यूट्यूब का जो अपना चैनल है उसमें फाउंडेशन कोर्स के अंदर हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ये सबको काफी बेटर ढंग से मैंने आपको वहां पे पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। तो अब जब सेल की हम बात करते हैं तो सेल क्या होता है? सेल एक बहुत ही छोटा चीज होता है, वो एक माइक्रो पार्ट है, बहुत स्मॉल साइज्ड है। वो ये जो सेल है इट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अपने खुली आंखों से नहीं दिखता। अब भाई खुली आंखों से नहीं दिखता तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई आंखों को ढक लेंगे हम तो दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो कुछ लोग कहेंगे हम चश्मा लगा लेंगे, दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो सेल के बारे में जब 1500, 1400, 1600 की सेंचुरी में अगर हम बात करें तो वहां पे सेल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। और उसके पीछे रीजन ये था कि ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं, दे आर माइक्रो साइज्ड, वी कैन से दैट दे आर माइक्रो साइज्ड। मतलब इतने सूक्ष्म है ये, इतने सूक्ष्म है, इतने छोटे हैं। मतलब ये जो हमने एक ड्रॉप डाला है, ये एक पॉइंट जो हमने डाला है, इसके कई कई टुकड़े कर डालिए, कई फ्रैक्शंस कर दीजिए, लाखों लाख फ्रैक्शंस कर दीजिए, तब जो एक फ्रैक्शन बचेगा वो फ्रैक्शन शायद एक सेल का साइज हो सकता है। इसकी वजह से ये इसकी स्टडी नहीं हो पाती थी। तो हमें जरूरत क्या थी भाई? बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बायोलॉजी को डोनेट किया। उसमें से कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई वो करना तो चाहते थे, वो स्टडी करना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, वो औजार नहीं थे जिसके बेसिस पे ये सेल की स्टडी कर पाते। तो सबसे पहले जरूरत क्या थी कि भाई हमारे पास कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऐसा औजार हो, एक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हो जिसके बेसिस पे हम सेल के साइज को इंक्रीज कर सके मींस उनके रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकें। दैट अपर एरो एंड SE स्टैंड्स फॉर इंक्रीज, मैं जो यूज कर रहा हूं शॉर्ट में, आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल्स और शॉर्ट टर्म्स इन योर एग्जामिनेशन, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या कहीं भी हो, आप उसे ये यूज आप नहीं करना। बाकी आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में अगर यूज करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी रिजोल्यूशन को बढ़ा दें, इनका साइज, उनको जूम करने की कोशिश करें, जैसे आज के कैमरे में क्या होता है कि हम जूम कर लेते हैं चीजों को, जूम बहुत दूर की चीज है फिर भी उसे जूम करके हम पास में ले आते हैं, मतलब उनको हम मैग्नीफाई कर देते हैं। हम उनको क्या कर देते हैं? हम उनको मैग्नीफाई कर देते हैं। मैग्निफिकेशंस की बात यहाँ पे हो जाती है। जब मैग्नीफाई कर देते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है और जिसके बेसिस पे हम उनको प्रॉपर ढंग से देख पाते हैं। मतलब एक ऐसा हाई रिजोल्यूशन apparatus या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। यहाँ पे रिजोल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कि उनको जूम कर सके, उनको इनहैंस कर सके, इसके बेसिस पे हम उनकी स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहला, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, क्योंकि ये मालूम ही है ना कि जब भी कोई शेर आगे शिकार करता है तो वो 2 कदम पीछे लेता है। तो मैं शेर नहीं हूं, लेकिन हम सबको इस चैप्टर का शिकार करना है, अच्छे से समझना है, तो थोड़ा हम पीछे आते हैं 2 कदम। जब हम 2 कदम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भाई कोई एक माइक्रोस्कोप नाम की कुछ चीज बनी होगी, माइक्रोस्कोप नाम की कुछ चीज बनी होगी जो कि इनके रिजोल्यूशन को, इनके पास ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, है ना, इनके पास ज्यादा रिजोल्यूशन होगा तो इसके इमेज को वो मैग्नीफाई कर देंगे, उनको इनलार्ज कर देंगे, जूम कर देंगे, तब जाकर के शायद हमें वो छोटी सी चीज दिखेगी। जैसे एक होता है ना, अपने मार्केट में मिलता है मैग्निफिकेशन ग्लास, आप ऐसे हाथ को देख रहे हो और उस ग्लास की मदद से देखिए तो शायद इसके अंदर जितनी भी लकीरें हैं वो आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे सकती है।
तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप था, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वो गैलीलियो ने बनाया था। दिस माइक्रोस्कोप firstly made by गैलीलियो। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने ये बनाया था, और ये जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था, इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्टली मेड बाय गैलीलियो, which is a kind of simple माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, नाम से ही पता चल रहा है भाई इसका शायद रिजोल्यूशन पावर ज्यादा नहीं होगा, ये शायद चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पा रहा होगा, तो कुछ चीजें तो यहाँ पे दिख गई होंगी, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, जो बहुत ही छोटी चीजें हैं, वो शायद नहीं दिखेंगी। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर सिंपल माइक्रोस्कोप को आगे और मॉडिफाई किया गया, मतलब it is what modified into compound microscope, and that modifications is being done by Robert Hooke. ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, और यहां से एक सेल की एक जो देखने की जो क्षमता थी ड्यू टू दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो बढ़ने लगा, और इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा। दैट पर्टिकुलर रॉबर्ट हुक ने इन्होंने सबसे पहले देखा, तो किसे देखा भाई? कॉर्क सेल को देखा। और ये जो कॉर्क सेल है, it is a kind of dead cell. ये एक तरह का डेड सेल है। ये मतलब लिविंग नहीं है। लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई मेटाबॉलिज्म नहीं करता, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं करता, इसकी वजह से ये डेड सेल है। तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो अभी हमने क्या देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, रॉबर्ट हुक ने डिजाइन किया। यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डिजाइन किया, और वो कॉर्क सेल था, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्लाइसेस ऑफ कॉर्क सेल भी कह सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया भाई, चलिए हम सेल तक, मरा हुआ सेल ही, लेकिन वहां तक तो पहुंच पाए। अब क्या हुआ, ये रॉबर्ट हुक साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद फिर यहाँ पे आए थे ल्यूवेन हुक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजियस है, ये HOOKE रॉबर्ट हुक, और यहाँ पे ल्यूवेन हुक, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा कंफ्यूजियस है। कहीं पे कुछ, इनकी निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और लगता है, वर्ड्स कुछ और होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। ल्यू, यहां से आप देखिए, ल्यूवेन होएक, ऐसा करके आप इनके स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक दो तरह से हम कह सकते हैं। आइदर इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई कर लेने का मतलब उनके रिजोल्यूशन को बढ़ा दिया, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा दिया उनका, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप को यूज किया, और सबसे पहले लिविंग कहें तो जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरियाज, आरबीसीज, ये सबको देखना शुरू किया, एंड दीज आर अ काइंड ऑफ लिविंग सेल। ये क्या है? लिविंग सेल हैं। तो ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरियाज, आरबीसीज को प्रॉपर्ली उनकी स्टडी कर लिया इन्होंने। मतलब हमने दो साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा है,
तीन साइंटिस्ट देखा, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए गैलीलियो भैया, उनके बारे में देखा। फिर रॉबर्ट चचा आए, रॉबर्ट चचा ने भी थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद ल्यूवेनहुक दादाजी भी आए, क्योंकि हर एक स्टेज बढ़ता जा रहा है ना, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, कुछ अच्छी चीजें ये करते जा रहे हैं। तो ल्यूवेनहुक के बाद फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, अगर कोई सवाल आता है नीट में कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, तो उन्होंने डेड सेल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो डेड सेल इनके लिए होगा, और जो लिविंग सेल होगा वो इनके लिए होगा। और अगर सिर्फ कहा जाता है सेल किसने बताया, तब जाकर के पहले हम रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। ठीक है, लिविंग सेल आया तो ल्यूवेनहुक का नाम लेंगे, डेड सेल आया तो रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। तो ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक, ऐसा आप याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए सेल के बारे में लोगों को दिखने लगा, तो अब जिज्ञासा कमती नहीं है, इंसान की जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। तो अब ये क्या, थोड़ा सा एक सेल के अंदर, जैसा हम अगर एक सेल यहाँ पे हम बनाते हैं, तो सेल में यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस भी होगा, पूरा इसे मैं सॉलिड डार्क कर देता हूं, और बीच में ये लीजिए मैंने मिटा दिया, तो ये जो व्हाइट पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, फिर यहाँ पे नाम आएगा रॉबर्ट ब्राउन का, उसके बाद यहाँ पे आएंगे रॉबर्ट ब्राउन, जैसे हम मजाक में कह सकते हैं भूरा इंसान। तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, he discovered nucleus, he discovered nucleus, he discovered nucleus in the cell of, in the cell of orchid root, या रूट ऑफ ऑर्चिड सेल भी कह सकते हैं, और वी कैन से इट एज रूट ऑफ ऑर्चिड सेल। वहां पे इन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले न्यूक्लियस को। फर्स्टली यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, सबसे पहले। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के बाद और भी चीजें बढ़ी, वहां पे न्यूक्लियोलस के बारे में बताया गया। उसके बाद फिर मैं बता दूं फोंटाना, इसके बाद आए फोंटाना, जिन्होंने ही डिस्कवर्ड, फर्स्टली डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को इन्होंने डिस्कवर किया, और ये डिस्कवर किया इन्होंने इन द स्किन ऑफ ईल, इन द स्किन ऑफ ईल, वहां पे इन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। एंड आफ्टर दैट बोमेंस, बोमेन जी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर तो किया, लेकिन जो ये टर्म दिया गया न्यूक्लियोलस, given the term न्यूक्लियोलस, जो टर्म न्यूक्लियोलस आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, वो दिया गया था बोमेन साहब के द्वारा। बोमेन साहब ने ही वो टर्म बताया, हालांकि उनकी डिस्कवरी फोंटाना ने की थी। हाँ तो बच्चों, एक बार मैं एकदम शॉर्ट में इन सारी चीजों को फिर से बता दूं। जैसे मान लीजिए हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या होगा भाई, आइदर ये डेड होगा या फिर ये लिविंग होगा। और अगर डेड की बात हुई तो यहाँ पे हम रॉबर्ट हुक को नहीं छोड़ सकते, रॉबर्ट हुक को नहीं छोड़ सकते। और जब लिविंग सेल की बात होगी तो ल्यूवेनहुक, या फिर इसको प्रोनाउंस करेंगे ल्यूवेनहुक ही प्रोनाउंस करते हैं अपन, ल्यूवेनहुक साहब को नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने डेड सेल के बारे में और इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। तो चलिए एक सेल बना लेते हैं। अब इसके बाद, इससे पहले हम लोग और कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखे थे। एक साइंटिस्ट थे भाई गैलीलियो,
उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे, हम तो सीधे रॉबर्ट हुक के तरफ आए। फिर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के उनको डिजाइन करके उनके हेल्प से इन्होंने सेल की स्टडी की थी। तो उसके बाद ल्यूवेनहुक के बाद हम जब एक सेल पहले बना लेते हैं, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ये क्या है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, भूरा इंसान। और ये क्या है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में जो बताने वाले इंसान थे उनका नाम है फोंटाना। और दैट टर्म, न्यूक्लियस से जुड़े हुए दो इंसान हैं, टर्म गिवन बाय Bowman and discovered by Fontana in the skin of एल। कहीं आपको EIL और कहीं EEL भी मिलता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं EEL कहीं EIL मिलता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसके बाद इस शॉर्ट स्टडी के बाद हम लोग जब आगे अब बढ़ेंगे तो कुछ थ्योरीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा एक आएगा कोलोइडल थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरी प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी पढ़ेंगे। क्योंकि हम नीट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। हालांकि ये सारे थ्योरीज के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, थोड़ा सा बस शब्द कहीं यूज किया और कहीं शायद शब्द भी यूज नहीं किया गया है। तो इसके बेसिस पे लेकिन कभी कभी सवाल आते हैं कि कोलोइडल हमें समझना जरूरी है, बहुत इजी है। तो हम लोग अब उसके तरफ बढ़ते हैं। तो पहली थ्योरी जो है उसे हम कहेंगे कोलोइडल थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो होगी कोलोइडल थ्योरी। और ये जो कोलोइडल थ्योरी है, इट इज गिवन बाय फिशर। It is given by Fisher, and according to this theory, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि एक सेल के अंदर the conversion of solution into gel and vice versa का मतलब क्या हुआ? पहला कन्वर्शन क्या है? सॉल्यूशन इनटू जेल। जब वाइस वर्सा हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जेल इनटू सॉल्यूशन। So the conversion of solution into gel and vice versa is due to the colloidal nature of the cytoplasm। हमने क्या लिखा? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। This colloidal theory is given by Fisher, is the name of scientist who given that theory, and he states that according to colloidal theory given by Fisher, he states that the conversion of solution, कोई एक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर है वो सॉल्यूशन जेल में कन्वर्ट होगा, एंड वाइस वर्सा मींस जेल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। This is due to the
कोलॉइडल नेचर ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसका नेचर कोलॉइडल है, इसकी वजह से ये सॉल्यूशन इनटू जेल एंड जेल इनटू सॉल्यूशन कन्वर्शन होता है। द सेकंड थ्योरी इज प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में होगा, मतलब सेल माइनस सेल वॉल, उसके थोड़ा डिटेल उसके बारे में देखेंगे अपन। तो ये सबसे पहले किसने दिया भाई? इट इज गिवन बाय मैक्स शुल्त्जे। इट इज गिवन बाय मैक्स शुल्त्जे। और इन्होंने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है भाई? सेल क्या है? A cell is the accumulation of living substances। क्या कह रहा है ये? कि इस थ्योरी के हिसाब से सेल क्या है? तो सेल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सबस्टांसेस limiting by outer membrane and also possess nucleus in it। This is all done about protoplasm theory। क्या कह रहा है? सबसे पहले ये बताया किसने भाई? मैक्स शुल्त्जे ने बताया। और ये सेल के बारे में दोनों भी थ्योरी हमने देखा है। तो ये सेल के लिए कहता है कि सेल क्या है? तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सबस्टांसेस का एक्यूमुलेशन है, जो कि लिमिटिंग बाय या लिमिटेड बाय, जिसके पास आप लिमिटिंग टर्म या लिमिटेड भी कह सकते हैं, लिमिटेड बाय आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की एक बाउंड्री से लिमिटेड है, जिसके पास न्यूक्लियस है एंड पजेस न्यूक्लियस। तो ये एक थ्योरी हो गई, कोलॉइडल थ्योरी हो गई, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी हो गई। और जो नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे वो सेल थ्योरी देखेंगे। ठीक है? हाँ तो बच्चों, अब हम सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी क्या है और इसका क्या आगे एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जो इनके बारे में बताए थे। हमने देख लिया कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया, लेकिन अभी भी सेल की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई थी। तो अब डाइवर्सिटीज तो सेल की बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो इस सेल थ्योरी में कंबाइंड जो रोल था वो था बाय श्लिडेन एंड श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी को कंबाइंड फॉर्म में दिया था। तो एक जानने की जिज्ञासा होती है ना कि क्या है, कोई बताए, जो हमें कुछ नहीं पता है तो लोग बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील होता है। तो कुछ ऐसे ही ये श्लिडेन जो थे, ये he is a kind of botanist, समझिएगा, ये बोटनिस्ट थे। और ये जो शॉन थे, he is a kind of zoologist, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। शॉन ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। मतलब ये एनिमल की स्टडी किया करते थे और ये प्लांट की स्टडी किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये कभी प्लांट के बारे में ही बताएंगे और ये कभी भी एनिमल्स के बारे में ही बताएंगे, है कि नहीं? तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ one or more types of cells। एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स का प्लांट बना होता है। और थोड़ा बहुत उनकी बाउंड्री के बारे में बताया कि भाई
क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो पहले डेड सेल के बारे में बता दिया था, तो वहां कुछ ना कुछ उन्होंने स्टडी हिंट कर ही दिया था, तो इन्होंने भी थोड़ा उस चीज को कंटिन्यू कर लिया कि भाई प्लांट के पास एक बाउंड्री भी है। और ये चीज जानने के बाद इन्हें बहुत हर्ट हो गया, तो बोले भाई जब प्लांट के बारे में पता आपने बताया है तो एनिमल्स के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन वो बताया नहीं, तो अब ये बताने लगे। हालांकि ऐसी कहानी नहीं है, थोड़ा सा मजेदार करना होता है। तो जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि प्लांट एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ one or more type of cells। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दे दिया कि जो एनिमल्स क्या है भाई, एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि एक या एक से ज्यादा टाइप्स के सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद कहा दे हैव न्यूक्लियस, थोड़ा सा एक्सटेंड किया इन्होंने कि भाई उनके पास न्यूक्लियस भी है। और एक बात और इन्होंने ऐड किया कि अब न्यूक्लियस हो गया, इनके पास बहुत सारे सेल्स भी हैं, तो अब क्या बचता है भाई, तो इन्होंने बोला कि एनिमल सेल्स हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और cell membrane but lacks cell wall जो कि प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल कॉमा या ब्रैकेट में दे सकते हैं प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट। तो ये एक दोनों ने बाद में समझौता एक्सप्रेस चलाया और बोला कि भाई हम दोनों मिल करके, हालांकि श्लेडेन ने 1838 में बताया और श्वान ने 1839 में अपनी बात को, अपनी इच्छा को लोगों के सामने रखा और बाद में इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो हो गया कि भाई प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ one or more types of cells। plants have cell wall, इनके पास ये हो जाएगा भाई plants have cell wall। एनिमल्स के केस में हो जाएगा कि एनिमल्स have cell membrane but lacks cell wall। तो इन्होंने बोला कि भाई अब now cell theory is done, nothing left। लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे नुस्ख निकालने की कोशिश करते हैं और वो हर हाल में आपकी गलती ही बताते हैं, वो सही चीज नहीं बताते। तब इन दोनों, जब ये दोनों रिलैक्स हो गए थे, तब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बोला कि नहीं सर, आप डन नहीं हुए हैं, मैं आपकी हर बातों से सहमत हूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सेल बना कहां से है, ये सेल बना कैसे, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके जनरेशन के लिए क्या है, वो कैसे बना। ये दोनों बेचारे सोच में पड़ गए। अब उन्हें तो टेंशन होना ही था, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी बात लोगों को बताई, सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ये जो बंदा है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने वहां पे गलती निकाल दी, आपकी ड्रॉबैक इन्होंने बता दी कि भाई आपकी ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे आप ये नहीं बता रहे हो। फिर इन्होंने बताया, बहुत छोटा सा शब्द इस्तेमाल किया, जिसके देखिएगा, ओमनिस सेलुलाए सेलुला, ओमनिस सेलुलाए सेलुला, इतना ही बताया, जिसका मतलब होता है means that all cells are formed from pre-existing cells। बस खत्म, इतना ही बताया इन्होंने।
अब तो हो गया कि भाई जो नए सेल बने तो कहां से बने, तो प्री एग्जिस्टिंग से बने। तो इन्होंने कुछ बड़ी चीज नहीं बताई। आज हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया, ये तो क्यों भी समझ सकता है। तो हमारे पास समझदारी तो थी, लेकिन हमने अपनी समझदारी को एक्सप्रेस नहीं किया था, उसको उसका एक्सप्रेशन इन्होंने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। और बाद में तीनों के कंबाइंड आइडियाज को मिला करके एक मॉडर्न सेल थ्योरी बना दी गई। ठीक है, बाद में ये क्या बन गया, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें हर किसी की बातों को नजर में रखा गया था, हर साइंटिस्ट के हर ढंग के एक्सप्रेशंस को लोगों ने कंसिडर किया था। अब दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल लिनेज थ्योरी, आल्सो कॉल्ड एज रुडोल्फ विर्चू के केस में सेल लिनेज थ्योरी, कहीं कहीं सेल प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है, सेल डॉक्टराइन थ्योरी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इनके नाम दिए गए और ये बहुत फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने बताया भाई कि सेल कहां से बनता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं बताई, लेकिन इन्होंने एक्सप्रेस किया था, तो इनके ऊपर ये क्रेडिट जाता है। और बाद में ये सब मिलकर के मॉडर्न सेल थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे और जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग सेल साइज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, सेल का साइज क्या उनकी एक्टिविटी पे फर्क डालता है, न्यूक्लियस कैसे अफेक्ट करता है सेल के मेटाबॉलिज्म को, ये सब कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। और फर्दर हम लोग इसको आगे इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इन द लास्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।